हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम हिस्ट्री स्टेट पीएससी यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। आई एम जूही गोयल और हमने अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री को काफ़ी देख लिया है, तो उसी सीरीज़ में अगला लेक्चर है गॉलेट एक्ट पे। गॉलेट एक्ट के साथ ही हम जलियांवाला बाग और वो सब भी देखेंगे, हत्याकांड और वो जितना भी सब हुआ था। ठीक है, कल हमने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ और इससे पहले 1857 की क्रांति, फिर वो पीजेंट रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट, गांधी जी के बारे में, गांधी जी का एडवेंट और मतलब ऐसे कई ऐतिहासिक चीजें देखी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेन? ओके, ऑल राइट, आई गॉट माई पेन। चलिए, तो रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, चलिए। सबसे पहले तो जैसे जब हम इनकी बात करते हैं गॉलेट एक्ट की और जलियांवाला बाग की, ठीक है, तो इनमें से ना एक तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाते हैं इनके ईयर्स। एक इनको लीड किसने किया, एक इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, और उसी के साथ में इसका रिजल्ट क्या गए। इट लाइक नो, वॉज इट अ फेल, वॉज इट अ पास, क्या था वो। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको क्या पता होना चाहिए कि इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल जब हम चैप्टर को और आगे की तरफ चलते हैं इसमें, तो फिर क्या आएगा, गांधी जी का क्या रोल था। ठीक है, गांधी रोल यू शुड नो। और उसके बाद में मतलब फिर इवेंट्स की जो सीरीज थी एक, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए लेट अस बिगिन। आपके सामने आ गया पहला क्वेश्चन। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल व्हाई डिड द रॉलेट एक्ट अराउज पॉपुलर इंडिजिनेशन। ठीक है, तो क्या हुआ था, मतलब क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछना चाहता है कि जो रॉलेट एक्ट था ना, इससे लोग इंस्टिगेट क्यों हो गए थे। ठीक है, तो क्या हो गया था पता ही आपको कि जो गवर्नमेंट है वो किसी को भी इम्प्रिजन कर सकती थी, मतलब जेल में डाल सकती थी बिना किसी ट्रायल के। जैसे वो हबीज कॉर्पस होता है ना, हबीज कॉर्पस रिट इशू इसी के लिए तो होती है, तो ये वो वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए। वाइसरॉय चेम्सफोर्ड के टाइम में एक सिडिशन कमेटी अपॉइंट की गई थी। जस्टिस रॉलेट वाज द हेड, और फिर उन्होंने कई चीज़ें इसके बारे में बताई थी कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो ऐसे किसी को अरेस्ट और प्रिजन में नहीं डाल सकती। ठीक है, चलिए। रॉलेट एक्ट क्यों पास किया गया था, सेकंड हो ही गया। वाइसरॉय कौन था, चेम्सफोर्ड, अभी हमने देख लिया। ठीक है, 1919 हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ, किसके टाइम में पास हुआ, ये वही है। ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में अब ये देखो, अभी हमने पढ़ा ना सिडिशन कमेटी, पीछे भी पढ़ा था। ठीक है, ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल लीग, और फिर अगेंस्ट द अराइवल, ये तो बहुत ही बाद का 1927 का। ठीक है, चलो। और फिर उसके बाद में रॉलेट सत्याग्रह जो था टर्न्ड आउट टू बी द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, ऑल्दो इट वाज रिस्ट्रिक्टेड। और फिर उसके बाद में रॉलेट एक्ट कर्व्ड फंडामेंटल राइट जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और फिर क्या हो गया, पब्लिक जो पुलिस की पावर्स थी वो क्या थोड़ी ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो दोनों ही बातें ठीक है। ये उसको कहते हैं रॉलेट को, और हिमालयन ब्लंडर भी रॉलेट को बोलते हैं। कल को आई जाए मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन, हिमालयन ब्लंडर मतलब इतना बड़ा ब्लंडर, ये टर्म पूछ ले किसके रिगार्डिंग में, तो ये भी रॉलेट है। और अनार्की भी इसको ही कहते हैं, ब्लैक एक्ट, काला कानून भी इसी को कहते थे, क्योंकि इसमें ना दलील है, ना अपील है, और ना वकील है। ठीक है, पहला वेंचर जहाँ पे गांधी जी ने एंटर किया था रॉलेट एक्ट, और लाइक नो विच इम्पोर्टेंट इवेंट इमीडिएटली प्रीसीडेड जलियांवाला बाग से जस्ट पहले आपका क्या होता है, रॉलेट एक्ट होता है। ठीक है, जो मैसेकर था क्राउडेड जलियांवाला बाग एटम्स की किस दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919, हु सजेस्टेड लॉन्चिंग ऑफ नो टैक्स कैंपेन। नो टैक्स कैंपेन जिससे कि लाइक नो प्रोटेस्ट है वो चले, तो वो क्या था, स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, उसके बाद में जलियांवाला बाग जो है वो गांधीयन सत्याग्रह के किस कॉन्टेक्स्ट में था, रॉलेट, और ये हो ही जाएगा। कौन सी सिटी में हुआ था, अमृतसर। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। ठीक है, जहाँ पे आपका गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहिब है, वहाँ पे। ठीक है,
और इसी में क्या होता है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो अपना जो टाइटल उन्हें मिलता है उसे क्या वो रिनाउंस कर देते हैं, मतलब त्याग देते हैं। तो वो कौन सा था, जलियांवाला बाग वाला जो हत्याकांड था उसमें, मतलब उसके बाद में ऐसा होता है, ठीक है। नाइटहुड वाली उपाधि जलियांवाला बाग। और उसके बाद में देखो दो काम होते हैं, एक तो आपके वो जो होते हैं, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ये तो टाइटल रिनाउंस कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक होते हैं आपके शंकर नैयर, ये क्या कहते हैं, जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है ना, ईसी, क्या होती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसके वो मेंबर होते हैं, वो मेंबरशिप वो छोड़ देते हैं। आ गई समझ, ठीक है। तो अब एक बार 28 क्वेश्चन वापस देख लो, या ये वाला भी देख सकते हो, एक ही क्वेश्चन है। इनमें से कौन थे जिन्होंने वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से जलियांवाला बाग मैसेकर के टाइम में रिजाइन कर दिया मेंबरशिप से? शंकर नैयर, ठीक है। नाइटहुड ये सब वापस रिपीट हुए कितनी बार, ठीक है। renounced the वो नाइटहुड, यस ही वांटेड टू लाइक नो पार्टिसिपेट, ऐसा नहीं है, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं, वो उससे तंग आए हुए थे। हंटर कमेटी जलियांवाला बाग की चेकिंग के लिए, ठीक है, उसके लिए बैठती है। ओके, अब आ गया आपका खिलाफत मूवमेंट। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट, किस किसने स्टार्ट किया था खिलाफत मूवमेंट? तो शौकत अली थे आपके, ठीक है, मोहम्मद अली और अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। और खिलाफत मूवमेंट के जो प्रोमिनेंट लीडर्स अभी हमने देखे, ठीक है, मोम और इन्हें अली ब्रदर्स कहते हैं, ठीक है। तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत मूवमेंट जो था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था उसका? मुस्लिम सोसाइटी को रिफॉर्म करना, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करना, मुस्लिम सोसाइटी, ओके, पहला क्या है, टू राउज एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमंग द मुस्लिम्स, ओके, टू सेव द ऑटोमन एम्पायर, प्रिजर्व द खिलाफत। देखो चौथा तो बिल्कुल सही है, मेन तो था ही ये, ठीक है। अब देखो इनमें से ना फोर्थ को लाना है, मतलब मान लो तो पहला गया, बी गया, अब या तो इसका सी होगा और या इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। चलो आगे, रिफॉर्म द मुस्लिम सोसाइटी। देखो मुस्लिम सोसाइटी को रिफॉर्म करने जैसा खिलाफत मूवमेंट में कुछ नहीं था, मतलब वो ऑब्जेक्टिव उनका नहीं था, ठीक है। ओके, अभी भी दो ही निकलेगा, चलो ठीक है, छोड़ो। टू गाउज द एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो मुस्लिम्स के अंदर ब्रिटिशर्स को लेके अपोजिट फीलिंग्स लानी थी, तो ये तो ऑब्जेक्टिव था, तो वन सही है, ठीक है, आया समझ। और उसके बाद में ऑटोमन एम्पायर बचाना था, सही, सेपरेट इलेक्टोरेट, और ये इसका आइडिया नहीं था, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट सपोर्ट किसने किया था? गांधी जी ने बिल्कुल किया था, ठीक है। और उसके बाद में हु व्यूड खिलाफत मूवमेंट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटीग्रेटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ठीक है, मतलब अगले 100 सालों में ऐसा मौका नहीं मिलेगा, तो किसने सोचा कि अगर हिंदू और मुस्लिम को मिलाना है तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो वो थे गांधी जी, ठीक है। और फिर प्रेसिडेंट कौन थे ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के? गांधी। कॉन्फ्रेंस याद रखना, ठीक है, कॉन्फ्रेंस के थे। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने क्यों सपोर्ट किया था खिलाफत मूवमेंट को? खलीफा ने उन्हें शेल्टर दिया था, जो गांधी जी थे वो चाहते थे सपोर्ट मिले इंडिया के मुस्लिम्स का ब्रिटिशर्स के खिलाफ में। खलीफा सपोर्टेड इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और खलीफा जो थे फ्रेंड थे, तो खलीफा फ्रेंड जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, इधर इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन में कुछ ज़्यादा वो नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो सपोर्ट तो चाहिए ही था बस, ठीक है, तो पता ही है। और इसके बाद में डिनाउंस्ड, वो छोड़ दो क्वेश्चन, और ये डिडंट सपोर्ट। खिलाफत को सपोर्ट मदन मोहन मालवीय जी ने नहीं किया था, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट का रिजल्ट क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम्स के जो डिफरेंसेस थे वो अब क्या हो गए थे, कम हो गए थे, ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा था कि अगर हमें मिलाना है हिंदू मुस्लिम को, दिस इज द बेस्ट टाइम, ठीक है। चलिए, मोपल्ला मैंने आपको बताया भी था, जिसको मपिल्ला भी कहते हो, ये केरल का मूवमेंट है, ठीक है। पोडुनार ट्रेजेडी हुई थी, इसमें भी वही जैसे ब्लैक होल प्लासी में होते हैं ना, उसके अंदर वो विलियम कॉलेज के अंदर डाल के बंद करके वो सफोकेशन से डेथ हो जाती है, सेम वो यही यहाँ पे, बस वो ट्रेन में होता है, बस कहानी इतनी है, ट्रेन का बॉक्स होता है जो, ठीक है। हु अमंग द फ्लोइंग हैड मूव्ड द एनसीएम रेजोल्यूशन इन नागपुर? नागपुर में तो कौन थे? सीआर दास, ठीक है, 1920 में। तो 1920 के अंदर जो कांग्रेस और कैलकाटा में मिलती है एक स्पेशल सेशन के तहत, जिसके अंदर गांधी जी क्या कहते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाते हैं, जो कि अपोज कौन कर देते हैं? सीआर दास, ठीक है। और फिर दिसंबर एनुअल कांग्रेस में इट वाज थॉरली डिस्कस्ड इंडोर्स, तो उस टाइम जो सीआर दास है वो
खुद उसको प्रपोज करते हैं, ठीक है। कौन से साल में जो एनसीएम है वो लॉन्च हुआ था, तो ये 1920 हो जाता है। 1920 के टाइम में ही आपका जो मपिल्ला रिवोल्ट होता है वो चल रहा होता है, तो वो भी क्या मर्ज हो जाता है इसके साथ में, ठीक है। क्या कॉज नहीं था इसको चलाने का? देखो रॉलेट एक्ट था, बिल्कुल था, ठीक है। एट्रोसिटीज पंजाब के अंदर इतना कुछ, वही अमृतसर वो जो सब हुआ था, तो वो सब इसका कारण था। क्वेश्चन ऑफ खिलाफत वाला भी था। सॉल्ट लॉ बहुत बाद में आता है, सॉल्ट लॉ का भी कोई काम ही नहीं था, ये देख लो। सॉल्ट लॉ 1930 के बाद की कहानी है। एनसीएम वाला हो गया, ठीक है। पहला मास मूवमेंट जो गांधी जी ने लॉन्च किया था वो क्या था? एनसीएम। ऑल इंडिया मूवमेंट जो था वो रॉलेट था, बट पहला मास मूवमेंट मतलब एक बड़े लेवल पे, क्योंकि जो रॉलेट एक्ट था वो एक रीजनल मूवमेंट भी था ना पहले, तो सबसे पहले क्योंकि वो स्टार्ट वहां से पंजाब से होता है, बट एनसीएम फिर पूरे इंडिया में फैल जाता है, तो और साथ में मास मूवमेंट, लोगों का बहुत कॉपरेशन होता है सॉलिड वाला, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ है? 1920। 1920 स्वराज नहीं यार, ठीक है, स्वराज एक साल में, ठीक है। और स्वराज पे भी हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, सेल्फ रूल, ठीक है। तो ये क्या आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्वराज एक साल में एनसीएम चाहता था, ठीक है। गांधी जी को केसर ए हिंद का टाइटल मिलता है, और उसके बाद में लीगल प्रैक्टिस, हु अमंग द फॉलोइंग गेव अप हिज लीगल प्रैक्टिस, उन्होंने छोड़ दिया, चित्तरंजन दास ने, ठीक है। एनसीएम मूवमेंट की वजह से क्या क्या हुआ? देखो, एक तो मास मूवमेंट वाली बात तो बिल्कुल सही है, अभी हम पीछे पढ़ के भी आए और डिस्कस हमने पहले कर भी लिया था। हिंदू मुस्लिम्स जो थे वो एक होने लग गए थे, बिल्कुल। रिमूवल ऑफ फियर ऑफ द ब्रिटिश माइट कम फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द पीपल। अब लोगों में थोड़ा सा एक उत्साह आ गया था, एक हिम्मत आ गई थी कि अब वो ब्रिटिशर्स को अपने दिमाग से निकालने लगे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट विलिंगनेस टू ग्रांट, ये कब से हो जाएगा? अगर ये तब हो ही जाता तो फिर क्यों ये कहानी 1945 1945 तक जाती, जब वो यहीं पे उनके दिल पिघल जाते, वो हमारी कॉन्शियसनेस को अपना समझने लग जाते, तो फिर ये कहानी इतनी लंबी नहीं जाती, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी अरेस्ट हुए थे 1921 में। गांधी जी ने विड्रॉ किया था एनसीएम चौरी चौरा, ये तो पता है, गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर। और फिर उसके बाद में क्या, एक बारदोली सेशन होता है, उसके अंदर फाइनल डिसाइड होता है कि हम एनसीएम को अब खत्म कर रहे हैं, मतलब नहीं चलाएंगे, ठीक है। और गांधी जी ने अपना पहला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दिया था, ये हमने डिस्कस पहले भी कर लिया कल परसों, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो गांधी जी जो है, ठीक है, वो 1921 नहीं 1922 में अरेस्ट हुए थे, ठीक है। चौरी चौरा का है? यूपी, गोरखपुर। चौरी चौरा देखो आ गया गोरखपुर, ठीक है। चलो, उसके बाद में किस इवेंट की वजह से जो महात्मा गांधी उन्होंने एनसीएम को छोड़ दिया था? चौरी चौरा के अंदर जो लाइक नो वो लिंचिंग हो गई थी वैसे, पुलिस एंड ऑल, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये एनसीएम क्यों विड्रॉ किया? क्योंकि वायलेंट हो गया था मूवमेंट का, ठीक है। ये तो अब हमने देख लिए लगभग, अब एनसीएम में कुछ ज़्यादा है नहीं। एक ये देख लो, हु लेड कल्टिवेटिंग बिहार ड्यूरिंग द एनसीएम, तो कौन थे वो? स्वामी विद्यानंद, ठीक है। किसने अपोज किया था लाइक नो कि जो क्लॉथ थे, फॉरेन क्लॉथ्स हैं, उनको जो जलाया जा रहा था, वो किसने अपोज किया था? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। एक ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन। 1930, अगर 30 में सीढ़ियां बाद में जाके, तो ये 1920, तो ये क्या गलत हो जाएगा, ठीक है। ये विद्यानंद वाला हमने डिस्कस कर लिया। मेन आउटकम क्या रहा था एनसीएम का? कि हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे, और तो ज़्यादा कुछ खास नहीं था। अच्छा, एक ये वाला क्वेश्चन और देखो कि इन्होंने क्या कहा है, देखो इन्होंने क्या कहा है कि करेक्टली मैच कौन सा, ठीक है। 1940 में लाहौर सेशन सही है। एनसीएम का जो क्या बोलते हैं, नहीं सॉरी, कमेंसमेंट एनसीएम का जो है 1921 नहीं 1920 में होता है, ठीक है। और लाहौर सेशन को होता है 1929। कौन से वाला लाहौर सेशन है 1929 का? जिसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या हो गया था? पूर्ण स्वराज, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। खुद का रूल होगा, सेल्फ रूल होगा। तो और उसके अंदर क्या होता है, जो लाहौर वाला होता है, जवाहरलाल नेहरू होते हैं, उसमें ताप्ती नदी के ऊपर वो जो झंडा है उन्हें वो लहराना होता है, ठीक है। ताप्ती नहीं सॉरी, रावी नदी पे, ठीक है।
ओके, तो ये 1940 का वो हो जाएगा, और एनसीएम आपका 20 होता है, गोलेट 1919 होता है, ठीक है। और भगत सिंह और जो वो होता है वो 1931 होता है। उसमें सही पूछा था तो बी उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने देख लिया है। स्वराज जो पार्टी होती है वो किस उद्देश्य से आती है? देखो, स्वराज पार्टी का जो मेन उद्देश्य होता है आने का, वो ये होता है कि जो भाई काउंसिल्स वगैरह है, ठीक है, इनमें कुछ काम किया जाए, या मतलब कुछ इंडिया के लिए आगे स्टेप्स लिए जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि विड्रॉ ऑफ द एनसीएम बाय द महात्मा गांधी, एंड देन एंटरिंग इन द काउंसिल, वही कि काउंसिल के अंदर घुस के काम किया जाए। रिप्रेशन बाय द ब्रिटिश, इट इज बिलीव्ड बाय इंडियन दैट दे शुड फील द एक्सपेंस। तो ऐसा कुछ नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन जैसा, तो लेकिन बस वही मेन था कि वो जो एनसीएम की वजह से इतना स्टॉपेज आ गया तो उसको कंटिन्यू किया जाए। साथ में गया सेशन में ही स्वराज पार्टी की बात हो जाती है, ठीक है। स्वराज पार्टी स्टैब्लिश कौन करते हैं? CR दास, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और फिर उसके बाद में स्वराज दल, वो वही एक ही बात है, पार्टी को ही दल कहा गया, ठीक है। स्वराज पार्टी किसके बाद बनती है? एनसीएम के फेल होने के बाद में, ठीक है। और ये बस ठीक है, ये तो रिपीट हुए। कौन सी पार्टी थी कि स्वराज पार्टी? गदर पार्टी के कौन थे अपने? लाला हरदयाल। अब ईयर क्या था? 1913, 1913, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक मैंने आपको बताया था, एनसीएम की मॉर्निंग में ही उनकी डेथ हुई थी कल क्लास में। स्वराज पार्टी 23 हो गया, CR दास, और वो ये जब एनसीएम फेल होता है उसके बाद में स्वराज पार्टी बनती है। और लखनऊ पैक्ट जो आपका वो कौन सा हो गया? अंबिका चागन मजूमदार, ठीक है। कौन स्वराज पार्टी से एसोसिएटेड नहीं थे आपके? राजेंद्र प्रसाद। और फिर देश बंधु किसको कहते हैं? चित्तरंजन दास को, ठीक है। वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं, देखो तो लगाओ, ये आगे का क्वेश्चन है, ठीक है। लखनऊ पैक्ट 1916, 23 1916, 23, ये 19 मान लो, और ये 20 हो जाएगा ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? 1, फिर 3, फिर 4, 2, 1 3 4 2, ये नहीं हो, ये तो होगा ही नहीं 1, हाँ सी हो जाएगा, ठीक है। Who was the first Indian speaker in the CLA? तो वो थे विठल भाई पटेल, ठीक। स्पीकर कौन थे? विठल भाई पटेल। साइमन कमीशन, अब ये इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन आता है। और साइमन कमीशन मेन क्यों आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को देखने के लिए, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं होता, तो इस वजह से साइमन गो बैक के डेमोन्स्ट्रेशंस किए जाते हैं। और साइमन गो बैक के अंदर ज़्यादातर प्रोविजंस जो आपके 1935 के जो एक्ट है, जैसे ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की उन्होंने, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की थी, जो आपके सेंटर गए उस पर और वो डाई की लगाने की बात हुई थी, ठीक है। तो वो उसके प्रोविजंस कुछ कुछ वैसे। तो जो पीपल है इंडिया के, उन्होंने एजिटेट किया, मतलब वो खुश नहीं थे, उन्होंने नाराजगी प्रकट की। क्यों? क्योंकि एक भी इंडियन नहीं था। साइमन कमीशन 1927 इंडिया में किस पर्पस आए थे? कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेशन को देखने। इंडिया में आए कब थे? 28, और देखो वैसे तो 27 28 में ही है ना, थोड़ा बस ठीक है, वो 28 में आए, 27 में। और ये 27 में बॉयकॉट क्यों हुआ? ठीक है, ये हो गया। मेंबर कौन थे? सर जॉन साइमन, ठीक है। और किनके सजेशन पे इंडियंस को नहीं रखा गया? लॉर्ड इरविन, ठीक है। ये दोनों ही बातें सही हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, मैं यही बता रही थी अभी आपको, ये वाला स्टेटमेंट देखो कि जो प्रोविंसेस थी ना, उसमें ऑटोनॉमी लानी है, और जो सेंटर है उस पर डाई की, यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लानी है, ठीक है। देखो, रिप्लेसमेंट ऑफ डाई की विद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, ठीक है। मतलब हाँ, वो प्रोविंस कट 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 कट, देखो तो ओके। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहे कि विद रेफरेंस टू साइमन कमीशन रिकमेंडेशंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है? तो इट रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायकी विद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, ठीक है। मतलब जो प्रोविंसेस है उसमें डायकी हटा दो और ऑटोनॉमी ला दो, मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वहाँ पे होगी। और जो सेंटर है
उसमें डाई की लगा दो, सेंटर के अंदर डाई की आ गया था। ठीक, ओके, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। साइमन कमीशन में 2 विजिट्स इन इंडिया, और इसका सेकंड विजिट 1929 से 1930 तक। ठीक है, तो साइमन कमीशन 2 बार आया था, पहला 1928 में आया था और दूसरी बार 1928 से 1929 में आया था, तो वो गलत हो जाए। ठीक है, अब देखो साइमन कमीशन के बारे में बताना है। देखो पहला अपॉइंट किया गया था 1919 के एक्ट के थ्रू, सही है। सर साइमन जो थे वो हेड थे, बिल्कुल सही है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना था, बिल्कुल सही है। और अपोज हुआ था इंडियन लीडर, क्यों? क्योंकि एक भी इंडियन नहीं था। लाला लाजपत राय पे तो वो साइमन कमीशन के टाइम में क्या है, लाठी चार्ज हुआ था। नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू लाए थे, ठीक है, 1928 में। और जो नेहरू रिपोर्ट के प्रोविजंस थे उससे जवाहरलाल नेहरू खुश नहीं थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। और पहली बार जो डोमिनियन स्टेटस की मांग किसने की थी? सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। नेहरू रिपोर्ट के अंदर देखो पहली बात तो ना एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस जैसा कुछ था ही नहीं, और डोमिनियन स्टेटस की बात होती है। अभी 1928 चल गया, उसमें कहाँ पे तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस वो मांग लेंगे, है ना? तो पहला तो गलत ही हो गया, मतलब पहला ही निकाल दो आप, तो भी आंसर आ गए। जॉइंट इलेक्टोरेट मांगे थे, बिल्कुल सही बात है, ये इसका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। और फंडामेंटल राइट की भी इन्होंने बात कही थी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो 1928 में ये देखो हाँ लिखा भी हो डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, और सेपरेट इलेक्टोरेट की कोई बात नहीं थी, जॉइंट इलेक्टोरेट की बात हुई थी, और उसके बाद में फंडामेंटल राइट की बात हुई थी। और ना फिर IIL बनता है, ठीक है, तो वो किसके खिलाफ में बनता है? नेहरू रिपोर्ट। मतलब देखो नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में, कौन लाते हैं? मोतीलाल नेहरू, और इससे इनके बेटे खुश नहीं होते, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो फिर क्या होता है, अब ये जवाहरलाल नेहरू 1929 का जो लाहौर सेशन है, मतलब ये मैं आपकी चैन बनवा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और इधर वो पूर्ण स्वराज की क्या कहते हैं, मांग। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग, IIL, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग। कहानी समझ आई? कहानी ये है कि नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू लाते हैं, कब? 1928 में। इसके अंदर डोमिनियन की बात होती है, तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कब तक डोमिनियन डोमिनियन खेलोगे, आगे चलो। तो अब ये इनके पिता से इनकी नाराजगी बढ़ जाती है, तो फिर ये क्या कहते हैं, लाहौर सेशन तो पता ही आपको 1929, जिसमें वो झंडा फहराना और वो, ठीक है, प्लस उसी के साथ में ये क्या कहते हैं, उसी के साथ में क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग बनाते थे, सुभाष चंद्र बोस और ये दोनों मिलके, गठबंधन टाइप। ठीक है, चलो इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग बनाने के पीछे कौन थे? तो दो, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र। ठीक है, ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस के तो MA अंसारी है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट बनाई किसने थी? मोतीलाल नेहरू। क्या बात थी उसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स। ठीक है, बस ये हो गया। बाकी अब आ गया लाहौर सेशन। तो लाहौर सेशन, अहमदाबाद सेशन जो था, ठीक है, हजरत मोहानी उन्होंने बताया था कि स्वराज का मतलब है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो फिर कहानी बनती है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। फिर उसके बाद में कलकत्ता सेशन होता है, ठीक है, जिसके अंदर ब्रिटिश को हम कह देते हैं कि नेहरू रिपोर्ट को मान लो, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर होता है लाहौर सेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू। और इसके अंदर क्या होता है कि जो इंडियन फ्लैग होता है इंडिपेंडेंस का, ठीक है, रावी नदी पे उसे फहराया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में पूर्ण स्वराज डे बनाया जाता है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, चलो तो अब देख लो, स्वराज जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, इसका मतलब ये किसने बोला? हजरत मोहनी। मतलब उन्होंने ही बताया था। ठीक है, 1929 लाहौर, और फिर उसके बाद में 26 जनवरी को, उससे पहले क्या कहते थे? पूर्ण स्वराज दिवस। ठीक है, वो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये 6 हो गया। प्रपोजल कब आया था इंडिपेंडेंस का? ठीक है, 1929 हो जाएगा इसका आंसर ए बस। ठीक है, चलो पूर्ण स्वराज दिवस। अब देखो ये सब आपको पता है, 13 हो जाएगा, उधर क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, ये 9 10 जवाहरलाल नेहरू होते हैं। ठीक है, और ट्राइकलर फ्लैग और ये सब हो जाएगा। ठीक है, और फिर लाहौर सेशन के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1929 का सेशन बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि पूर्ण स्वराज होता है, पूर्ण स्वराज। ये देख लो एक बार, कांग्रेस एनुअल सेशन 1927 के अंदर का अब ये क्वेश्चन। तो इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले तो जो एनुअल सेशन होता है, ठीक है,
उसके अंदर क्या है, पहला स्टेटमेंट कि ये जो है प्रिसाइड करते हैं एम ए अंसारी। सेकंड है रेजोल्यूशन आया था इंडियन आर्मी का कि वो चाइना जापान के अगेंस्ट लड़े। और फिर होता है पूर्ण स्वराज। तो सबसे पहले तो देखो पूर्ण स्वराज 1929 वाला है, ये 27 वाला नहीं है, ये गया। और ये जो सेशन है इसके अंदर रेजोल्यूशन आया था नहीं। फिर उसके बाद में ये सेशन है ये एम ए अंसारी ने प्रिसाइड किया था, ये सही है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, 2, 3, ठीक है, बी हो जाएगा। बाकी मद्रास में हुआ था, एम ए अंसारी ने किया था और इसके अंदर सेल्फ रूल की बात हुई थी, ठीक है, और साइमन कमीशन का रिजेक्शन किया गया था। और इसके बाद में उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था कि हम उनके अगेंस्ट नहीं लड़ेंगे। और बाकी कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929 वाले में था, ठीक है। लाहौर सेशन के कौन थे, पूर्ण स्वराज के कौन थे, ये बस वही क्वेश्चन घूम घूम के। ओके, लेट अस कंटिन्यू नाउ। सो अब हम आ गए हैं सीडीएम पे, ठीक है। तो जो सीडीएम था अभी हमने देखा 1929 जो था आपका, ठीक है, 1929 में वो लाहौर सेशन था। फिर उसके बाद में रावी नदी, फिर उसके बाद में वो सब हो जाता है, ठीक है। फिर दांडी मार्च चालू हो जाता है। फिर दांडी मार्च को स्टार्ट करने वाले आपके गांधी जी हो गए, ठीक है, 1930 में ये स्टार्ट होता है। और फिर उसके बाद में टूटता कैसे, साल्ट को उठा के और वो दांडी पे तोड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एट विच कांग्रेस सेशन वाज द वर्किंग कमेटी ऑथराइज्ड टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सीडीएम। सीडीएम का कहाँ पे हुआ, लाहौर सेशन में, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है कि दांडी मार्च स्टार्ट कहाँ से होता है, सिविल डिसोबीडियंस से। और इसके बाद में दांडी मार्च जो है, ठीक है, वो साबरमती आश्रम से ले जाके और आपके दांडी तक चलता है। और इसके बाद में फिर क्या होता है आगे, सॉल्ट मार्च, ठीक है। तो दांडी मार्च 1930, दांडी मार्च कब चालू होता है, 12 मार्च 1930, ठीक है। अब ये तो PYQs और फैक्चुअल वाले हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, तो अब आप ये थोड़ा देखते चलो। साल्ट सत्याग्रह से क्या था, उनका जो उद्देश्य क्या था कि जो ब्रिटिश का एक्ट है उससे क्या इंडियन सॉल्ट को वहाँ से मतलब नदी किनारों से उठा नहीं सकते थे, बेच नहीं सकते थे, और उन्हें सिर्फ खरीदना पड़ता था। और नमक एक ऐसी चीज़ थी जो मतलब हर घर में, चाहे लाइक नो वेदर यू आर रिच और पुअर, यू नीड सॉल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, तो सॉल्ट लॉ तोड़ा और उससे क्या है कि प्रेशर आने लग गया, तो सॉल्ट लॉ को क्या है रिपील करना था। तो इस वजह से ये क्या सही हो जाएंगे, मतलब इसमें ऑप्शंस मोर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में विमेन पार्टिसिपेशन जो है वो सबसे ज़्यादा सॉल्ट सत्याग्रह में ही था, ओके। 1930 का जो था वो स्टार्ट कहाँ से होता है, आपके साबरमती या दांडी या सेवाग्राम या वायदा, तो स्टार्ट होता है सीडीएम दांडी से, ठीक है। और फिर उसके बाद में वो हो गया, ठीक है। दांडी मार्च 1930, क्विट इंडिया 1942 42, और अराइवल कमीशन 28, और गांधी इवेंट 1931। सीडीएम दांडी मार्च, ठीक है। दांडी मार्च क्यों स्टार्ट हुआ था, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए। सॉल्ट एजिटेशन वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 30, सही है। ऑब्जेक्ट वाज टू मेक सॉल्ट लेवल अवेलेबल फ्री। देखो अवेलेबल फ्री जैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन जो मोनोपोली थी ना उसको खत्म करना था। दांडी मार्च कितने दिन चलता है, 24 दिन। सबसे पहला कौन सा इवेंट था, दांडी, क्विट इंडिया, अराइवल ऑफ साइमन या फिर गांधी इवेंट। तो सबसे पहला क्या हुआ होगा आपका बताओ, ठीक है, अभी हमने डिस्कस भी किया है। तो सबसे पहले साइमन कमीशन, ठीक है। महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च था उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इट वॉज एन ऑल टुगेदर पेडेस्ट्रियन मार्च स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम एंड इट एट दांडी, ये सही है बिल्कुल। इंटायर मार्च है 24 दिन में हो गया था, बिल्कुल सही है। तो मार्च जो है स्टार्ट वो 15 मार्च 30 से नहीं होता, ठीक है, वो गलत हो जाएगा बस। फिर उसके बाद में सॉल्ट सत्याग्रह के अंदर जो अरेस्ट हुए थे वो कौन थे, गांधी जी। और फिर गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद इस मूवमेंट को लीड कौन करता है, बास तैयब जी। आचार्य विनोबा भावे जो हैं वो पहली बार अरेस्ट हुए थे, ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने सीडीएम में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और ये दांडी वाला हो ही गया, और वो 12 मार्च 1930 हो गया, सीडीएम हो गया, साबरमती से चालू हो गया, ठीक है। गांधी इवेंट पैक्ट पे देख लेते हैं अब हम थोड़े से क्वेश्चंस। तो गांधी इवेंट पैक्ट कब होता है, 1931, ठीक है। किस किस के बीच में, महात्मा गांधी और वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो कि कौन होते हैं उस टाइम में, लॉर्ड इरविन, ठीक है। फिर उसके बाद में मेन पर्पस जो था गांधी इवेंट पैक्ट का वो क्या था, पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस एशिया इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है।
साइन किसने करवाया था? तेज बहादुर सप्रू जो थे, उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 1931। मीडिएटर कौन थे? अभी देखा तेज बहादुर सप्रू। 31 टू महात्मा, ठीक है। इरविन और गांधी को किसने बोला है? सरोजिनी नायडू, ठीक है। और उसके बाद में बस कराची सेशन 1931 और वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, मतलब उन्होंने प्रिसाइड किया था। और फंडामेंटल रेजोल्यूशन भी पास हुआ था गाइड को लेके, तो ये कराची हो जाएगा, ठीक है। कराची सेशन में जो थे ये क्या बोलते हैं, कराची सेशन मतलब जो है वो इम्पोर्टेंट किसने बोला? एससी बोस ने, ठीक है। कराची सेशन को प्रिसाइड वल्लभ भाई पटेल ने। अब इन सबको आपको सिक्वेंस में लगाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में फंडामेंटल राइट तो वो कौन लाए थे? जवाहरलाल नेहरू। अगेन उनको सबको आपको क्या सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। ये सीक्वेंस वाले आप देख लेना थोड़े। गांधी इरविन पैक्ट वही 31 सबसे पहले यही होता है, फिर तभी तो गांधी इरविन पैक्ट के अंदर कोई बात नहीं होती है, ठीक है। बाकी के एग्जीक्यूशन से फिर उसके बाद में भगत सिंह हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आपका क्या होता है? कराची सेशन होता है वल्लभ भाई पटेल वाला, और उसके अंदर क्या निकल के आते हैं? फंडामेंटल राइट्स। और फिर होता है पूना पैक्ट, और पूना पैक्ट से पहले आपका कम्युनल अवार्ड होता है जिसके अंदर वो दलित के लिए अलग से राइट्स मांगते हैं। तो फिर पूना पैक्ट होता है जिसमें उनको सीट्स अलग दे दी जाती है, ठीक है। नहीं तो कम्युनल लाइक नो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक बार और आ जाता है इंडिया में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर अटेंडेड? फर्स्ट वाली किसने अटेंड की थी? तो मौलाना मोहम्मद अली ने, ठीक है। और सेकंड में किस किसने पार्टिसिपेशन किया? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू भी थी और ये मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। पार्टिसिपेट किसने नहीं किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और उसके बाद में ये हो गया, जवाहरलाल नेहरू ने पार्टिसिपेट नहीं किया बस। सेकंड में किसने नहीं किया? और मतलब और कौन थे जिन्होंने नहीं किया? राजेंद्र प्रसाद। किस में गांधी जी प्रेजेंट थे? सेकंड वाली में थे, ठीक है। What was the name of Indian who participated in all? सभी में पार्टिसिपेट किया था, तो वो थे भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए एंड डी, ए और डी, फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है। आईएनसी को रिप्रेजेंट जो किया था वो सेकंड में किया था, महात्मा गांधी थे उसमें, ठीक है। तीनों में किसने किया था? बी आर अम्बेडकर और इधर तेज बहादुर सप्रू होते तो वो भी हो जाते, तो अभी फिलहाल सी हो जाएगा, नहीं तो दो ऑप्शंस हो जाते। इंडियन कांग्रेस ने जो पार्टिसिपेट कौन सी वाली में नहीं किया था? तो फर्स्ट और थर्ड में नहीं किया था, ठीक है। अब आ गया कम्युनल अवार्ड एंड आपका पूना पैक्ट। तो कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के लिए जो थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, तो 1942 का ईयर एक, उसके बाद में आपको याद होगा गांधी जी ने इसी में बोला था फास्ट अनटू डेथ, ठीक है। और उसके बाद में फिर वो सीट्स उनके लिए बढ़ा देते हैं लेजिस्लेचर में, ठीक है। और दलित के रिप्रेजेंटेशन की कहानी थी ये सारी, तो मतलब वो एक लाइक नो रिप्रेजेंटेशन अलग दे देते थे, तो मान लो इंडिया में फिर डिवाइड आ जाता, डिवीजन मतलब, ठीक है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग इशूड द कम्युनल अवार्ड? पहले ये आता है जो मैक्से होते हैं, ठीक है, एमसे मैकडोनल्ड, तो वो निकालते हैं कम्युनल अवार्ड। फिर इससे मतलब इससे नाराज होके गांधी जी जो है वो पूना पैक्ट का प्रस्ताव रखते हैं, तो भीमराव अंबेडकर उनको बताते हैं, समझाते हैं कि ऐसे ऐसे सीट्स में आपको रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनटचेबल्स के लिए था। फिर उसके बाद में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस अ स्कीम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, और ये क्या था? कम्युनल अवार्ड। और गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ, तो ये अवार्ड जेल थी, ठीक है। क्यों लिया था? क्योंकि रैमसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड निकाल दिया था। और उसके बाद में 71 ऑफ 147, पहले 71 सीट्स थी, बाद में इसको बढ़ा के 147 कर दी, ठीक है। क्या कंसर्न क्या था? पूना पैक्ट क्यों आया था, और ये पैक्ट का नाम क्या था? पूना पैक्ट किसके बीच में क्या बोलते हैं आपका साइन हुआ था, ठीक है। ऑप्शंस, ठीक है। तो जो गांधी जी उन्होंने क्या साइन नहीं किया था, ठीक है।
और पूना पैक्ट डिफीटेड द पर्पस ऑफ कॉमनवेल्थ अवार्ड, ये बात तो बिल्कुल सही है। कॉमनवेल्थ अवार्ड में था कि दलित को रिप्रेजेंटेशन अलग मिलेगा, पूना पैक्ट में उनके लिए सीट्स बढ़ा दी, रिप्रेजेंटेशन अलग नहीं किया, ठीक है, तो पहला सही है। और इससे क्या हुआ, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में SC STs के लिए रिजर्वेशन आ गया, दोनों ही बातें सही है, सपोर्ट भी करती है। कॉमनवेल्थ अवार्ड, ठीक है, पूना पैक्ट। ये लखनऊ पैक्ट भूल मत जाना, कौन सा, 1916 वाला, ठीक है। 1968 कराची एग्रीमेंट कौन सा, 1931 वाला, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात हुई थी, ठीक है, और वल्लभ भाई पटेल कहते हैं आपके, और लाहौर एग्रीमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद में डिडंट साइन द, तो किसने नहीं किया, महात्मा गांधी ने, ठीक है। हरिजन सेवक संघ किसका था, घनश्याम दास बिड़ला, ठीक। ऑल इंडिया हरिजन सेवक, ये तो गांधी जी का था, ठीक है। और फॉर्मर नेम क्या था हरिजन सेवा संघ का, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, GD बिड़ला। डिप्रेस्ड क्लास लीग किसका था, बाबू जगजीवन राम, ठीक है। हरिजन गांधी जी। अब आपका आ गए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, CSP, ठीक है। चलो, तो देखो सबसे पहले ऑल इंडिया कांग्रेस की जो कमेटी है, ठीक है, वो पटना में मिलती है कि इलेक्शंस की बात की जाएगी। फिर उसके बाद में ऑल इंडिया कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी वो बनती है 1934 में, ठीक है। और इसके कौन होते हैं, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, मतलब जनरल सेक्रेटरी होते हैं। और प्रेसिडेंट कौन होते हैं, नरेंद्र देव, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली मीटिंग कहाँ पे होती है, पटना में होती है। अभी हमने देख ली, बनी कब थी, 1934 में। और पहला सेशन जो है वो कौन से ईयर में होता है, 1934 में ही बनती है, और तभी होता है। और इसने क्या क्या बोला, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, देखो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी, हम इसको थोड़ा अच्छे से यहाँ से देख लेते हैं एक बार, मैंने बता दिया वैसे आपको, ठीक है। 1934 में बनती है, और इसके जो मेंबर्स थे, ठीक है, रिजेक्टेड व्हाट दे सो एज एंटी रैशनल मिस्टिसिज्म ऑफ गांधी एज वेल एज सेक्रेटरियन एटीट्यूड, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, फेबियनिज्म होता है और मार्क्सिज्म होता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो CSP होती है, एडवोकेटेड आर्म्ड स्ट्रगल, ठीक है। तो ये लोग क्या क्या सपोर्ट करते हैं, तो आर्म स्ट्रगल और एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। इन्होंने ऑल्सो क्या सपोर्ट किया, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब एक तो सेंट्रलाइजेशन होता है जिसमें जितनी भी पावर्स होती हैं वो सभी एक के पास होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि वो पावर्स का क्या है, डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसमें क्या होता है, सोशलिज्म इन विच कॉर्पोरेशन है, ट्रेड यूनियन है, इंडिपेंडेंट फार्मर, ये सब है, ठीक है, इनका अपना अपना शेयर होगा, बस, ठीक है। अब देखो, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो, it wanted to establish the dictatorship of the proletariat, ठीक है। देखो डिक्टेटरशिप जैसा तो क्या है, कुछ भी नहीं था। सेपरेट इलेक्टोरेट वो लाना चाहते थे, नहीं। और बॉयकॉट और इन्वेजन ऑफ टैक्सेस, नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन, ठीक है। और प्रोमिनेंट लीडर कौन थे, CSP के आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण कौन थे, सेक्रेटरी। और इसके बाद में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो C हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। और ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी पटना में 1934, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और फिर बिहार सोशलिस्ट, इसको छोड़ दो, बिहार सोशलिस्ट। लोकनायक किसको कहते हैं, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। कौन सी पार्टी से एसोसिएटेड थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और जयप्रकाश नारायण जो है वो किस नाम से जाने जाते हैं, लोकनायक, अभी देखा, ठीक है। और लोकमान्य तिलक हो जाएंगे, ठीक है। लोकनायक का टाइटल किसके लिए था, जयप्रकाश नारायण। ऑलराइट, ओके। सो अब हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है 585, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। बाकी जो अगला है वो अब हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ एक बार इन लेक्चर्स को है ना थोड़ा आराम से देखना, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डेट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड क्रोनोलॉजी। ये तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब क्रोनोलॉजी तो ऐसा है कि स्पेक्ट्रम जो है, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम के ना स्पेक्ट्रम के लास्ट में अपेंडिक्स दिया हुआ है, ठीक है। उधर उन्होंने क्या ऐसे टेबल बनाए हुए थे, और फिर ऐसे ऐसे ना सब कुछ मतलब बहुत ही शॉर्ट में क्रोनोलॉजी वगैरह दी है। तो अब ये ना ये जो पेजेस है लास्ट के कुछ 20-25 पेज होंगे उनके, और वो हर चैप्टर पे, जैसे
ट्राइबल मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, सिविल अपराइजिंग, रिवोल्ट को बताया हुआ है किसने लीड किया, कौन कौन था उसमें। फिर उसके बाद में आपके जितने भी गांधीयन फेज के मूवमेंट ठीक है, उनको सीक्वेंस में क्रोनोलॉजी में बताया। तो एक बार ना इसको बस आप जो मतलब लास्ट में अपने बोलते हैं ना शॉर्ट नोट्स, वो रिवाइज कर लो, ठीक है। आपको पढ़ने का अब आपको पता ही होगा कामागट हमारू क्या था, कब हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन उससे एसोसिएटेड थे। तो अब हमें जो नहीं पता हो सकता है या हम भूल जाते हैं वो हो सकती है क्रोनोलॉजी या थोड़े साल, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप देख लेना कि कब के बाद क्या हुआ और किसके बाद क्यों क्या हुआ, ठीक है। तो मतलब वो एक सीक्वेंस अच्छे से पता होनी चाहिए, घटना नहीं होता है, चीज़ें थोड़ी याद रखो। मतलब अब जैसे मान लो एनसीएम था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अब ये घटने की जरूरत ही नहीं है कब हुआ क्यों हुआ, बस सीधी सी बात है, वो चौरी चौरा जो होता है, ठीक है, ये होने की वजह से इसको खत्म करना पड़ा एनसीएम को, नहीं तो ये चलता ही रहता है ना। तो किसी ना किसी चीज के पीछे लाइक नो एक एक्शन के पीछे कोई ना कोई रिएक्शन है और फिर रिएक्शन का एक नया एक्शन होगा, ठीक है। तो आपको ये इजी लगेगा याद करना। और बाकी बाकी सब कंप्लीट हो ही चुका है, तो अब आप उन्हें देखते रहिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और अब हमारे सारे 10 के 10 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ये सीरीज मैंने कंप्लीट करवा दी है फाइनली। और अब हमारा जो मेंस का प्रोग्राम है, ठीक है, वो स्टार्ट होगा 26 अक्टूबर 2025, ठीक है। ये स्टार्टअप बहुत ही जल्द संडे होगा 26 अक्टूबर को, उस दिन आपका पहला टेस्ट होगा मेंस का, ठीक है। तो वो आप लिखेंगे। तो दोज ऑफ यू हु वांट टू इनरोल कैन लाइक नो कैन गो फॉर द इनरोलमेंट्स। और बाकी बस दैट इज इट, ठीक है। तो अब जो करंट अफेयर्स है आप थोड़ा उसका भी एक बार रिवीजन लगा लें अच्छे से, और स्टेचू को बस रिवाइज कर लें। अब अपनी कोई भी बल्कि बुक्स ना उठाएं, घटना चक्र उठा लो या फिर ये बस ये लेक्चर्स देख लो, दैट इज इट, ओके। टेक केयर। और एग्जामिनिस्ट्री स्टेट पीएससी के जितने भी सोशल हैंडल्स हैं, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो देम सो दैट यू डोंट मिस ऑन एनी अपडेट्स, ओके। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।